हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है 2012 का जीएसई प्रवक्ता परीक्षा के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 30 प्रश्न को रखे गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा और इन्हीं के आधार पर जो है आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेट जो है जारी रखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी सहायता कर सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा था, किस शहर को राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल 2015 के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाणे को। ठीक है, जो राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल है, इसका चुनाव जो है WWF, ठीक है, WWF के ग्लोबल अर्थ आवर सिटी चैलेंज EHCC के तहत होता है। ठीक है, और 2014 में जो है कोयम्बटूर का था और 2016 में इसको जो है राजकोट को दिया गया था। ठीक है, जबकि 2015 में इसकी उपलब्धि जो है ठाणे को हासिल हुई। ठीक है, और वर्तमान समय में जो EHCC है, अर्थात ग्लोबल अर्थ आवर सिटी चैलेंज जो है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसको जो है OPCC, ठीक है, OPCC वन प्लानेट सिटी चैलेंज, अब इसके द्वारा जारी किया जाता है राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल। ठीक है, तो 2017-18 में जो इसका चुनाव हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, उसमें जो है पूरे पणजी और राजकोट के मध्य जो है 7 नेशनल फाइनलिस्ट चुना गया था। ठीक है, और जिसमें सितंबर में जो 2018 वाला जो नामित किया गया था, उसमें जो है राजकोट को पहला स्थान मिला था। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके OPCC रख दिया गया है। कब? 2017 में। ठीक है, और इसके द्वारा जो 2018 में घोषणा किया गया है तो वो राजकोट है। ठीक है, और इसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उस समय प्रश्न के अनुसार ठाणे हो जाएगा। अगर 2018 का पूछेगा तो राजकोट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरी तरीके से अपडेट हो जाइएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरी तरीके से अपडेट हो लीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू किया? ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई। यह सेवा दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 27 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। इसके जरिए राशन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड प्राप्त करने व अनाज की उपलब्धता व मूल्य भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ? दिल्ली सरकार द्वारा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 17 जो है ये घोषित करता है कि अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी। इसके अनुसार जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 5वां नंबर प्रश्न था, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस जोन्स। ठीक है, मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं। ठीक है, और आइवर जेनसिंग एक थे, उन्होंने कहा था यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 6वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो किससे संबंधित है न्यायिक सक्रियता? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनहित याचिका से। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि भारत में 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई थी। कब? 1980 के दशक में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। ठीक है,
प्रश्नकाल के दौरान ये 2012 का पेपर है, ठीक है। तो 2012 में जो है स्वतंत्र कुमार थे, और 2018 का अगर अपडेट देखें, 2018 में जिसकी नियुक्ति हुई है वो यो है कुमार गोयल, ठीक है, कुमार गोयल। इसको याद रखिएगा, लेटेस्ट है, लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप लोग अपडेट रहिएगा, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो 2018 में इनकी नियुक्ति हुई है, 2023 में ये इनके कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न पूछा था, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार रखना है। तो राव समिति का स्थापना जो है कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। नहीं, राव का 1957 में नहीं बल्कि 1985 में हुआ था, सॉरी, ठीक है, 1985 में हुआ था। और सिंधवी समिति जो था ये 86 में हुआ था, 1986 में, ठीक है। 85 में राव, 86 में सिंधवी। और बलवंत राय मेहता समिति था जो 1957, 1957। और अशोक मेहता समिति जो है 1977, ठीक है। तो सबसे पहले कौन था? तो राव था, एक किसमें है तो देख लीजिए, एक इसमें है। उसके बाद कौन सा है? 1957 पहले 3 होगा ना, बी आर, हाँ 1957 पहले था, बी आर मेहता समिति। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 पहला है, उसके बाद 57 के बाद 77 आता है, 1977, तो चौथा सही हो जाएगा। 77 के बाद जो है 85 आता है, तो 85 में पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब सन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सिविक्स में भी जो है, सब्जेक्ट में भी सिविक्स के पूछा जा चुका है। तो ये सन आपको 4-5 है। ये गुंथन समिति है, ठीक है। वो जो गुंथन समिति था वो 1987 में था, ठीक है। तो इन 5 को आप लोग याद रखिएगा। 9वां प्रश्न था, मैथ से था, 441 धन 378 का होल स्क्वायर प्लस 741 माइनस 778 का होल स्क्वायर अपान 741 गुणे 741 धन 378 गुणे 378। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम ए मान लें और इसको हम क्या मान लें, बी मान लें, तब अब देखिए क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए गुणे ए धन बी गुणे बी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम जब इसका फार्मूला पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर हम इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, ठीक है। इसको बी माने हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और प्लस यहाँ पे है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फार्मूला, ठीक है। अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b है, यहाँ b है, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, अपान में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी कट गया, बचा क्या, 2। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करते जाना है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न था, वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए त्रिज्या गुणे त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या गुणे त्रिज्या कर लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए किसी वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणे 10 कर देंगे, ठीक है। अब उसका यहाँ पर क्षेत्रफल ले लेंगे सीधे, तो क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसी को हम 3 गुना करके, ठीक है, तो 30 कर देंगे, फिर 30 करेंगे बराबर 900 हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्व का था, ये परिवर्तित हुआ है जब, मतलब यहाँ 200% बढ़ाया गया है, तो इसका हम 3 गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि पूछा है,
तो क्या हो जाएगा 900 माइनस इसी 100 को हम पूर्व को हम घटा देंगे। 900 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा 800। ठीक है, क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, त्रिज्या गुणित त्रिज्या कर लेंगे। मान लीजिए कोई सी त्रिज्या हम 10 मान लेंगे, उसी का सीधे हम 3 गुना कर देंगे। ठीक है, और इस 3 गुने में से जो पूर्व वाला त्रिज्या है उसी को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर अभी मैं इससे पूछा था, ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB उसका परिवृत्त का एक व्यास है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है, उसका व्यास क्या है AB है, तो यहाँ व्यास AB हम डाल देंगे। ठीक है, AB व्यास डाल देंगे। ठीक है, और उस पर चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज आपका ये हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, कोण ADC, कोण A और इसका नाम दे देंगे D और C, कोण AD और C, मतलब ये कोण कितना दिया है 140 दिया है, ये कोण कितना दिया है 140 दिया है। तो कोण BAC, कोण BAC इसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कोण ABC बराबर 180 कर देंगे माइनस कोण ADC कर देंगे। ठीक है, ADC कर देंगे, कोण ABC बराबर कितना है 180 अंश, कोण ABC ये कितना है 180 अंश, और 180 माइनस कोण ADC, कोण A और DC मतलब 100A। ठीक है, तो 180 माइनस इसका मान कितना है 140 है हमारा, तो 140 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब और देख लीजिए, कोण ACB बराबर 90 है, कोण A यहाँ से कर लीजिए AC, ये कोण ACB ये कोण ये जो है देख लीजिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, 90 अंश बना रहा है कोण। ठीक है, तो त्रिभुज में ABC में, ठीक है, क्या करना होगा आपको, कोण BAC बराबर 180 माइनस 90 प्लस कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 90 इसका मान और 40 ये जो मान हमारा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, 9 4 13, 130 बराबर कितना बच रहा है 50 अंश। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कितना हमारा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50 अंश। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो आयोग द्वारा डी ऑप्शन सही किया गया था, जो कि बाद में फिर इसको गलत करना पड़ा था। ठीक है, जो बैगाई है, ठीक है, बैगाई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के, ठीक है, वरुसनाडु पहाड़ी से निकलकर जो है ये पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पाक की खाड़ी में गिरती है, न कि जो है ये मन्नार की खाड़ी में, इसलिए ये गलत कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बैगाई जो है ये पाक की खाड़ी में गिरती है, और ये जो पेन्नर है, कावेरी है और ये कृष्णा है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और बैगाई नदी जो है ये पाक की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो ये प्रश्न गलत हो गया था उसमें। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसको। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। तो जारवा आदिवासी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं जारवा आदिवासी। ठीक है, जारवा जो है भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप की एक जो है प्रमुख जनजाति है। वर्तमान में इनकी संख्या अत्यंत कम है। ठीक है, और इन्हें गृह मंत्रालय द्वारा PVTGS यानी पार्टिकुलरली यूलेनवेबल ट्रिबल ग्रुप्स में जो है शामिल कर दिया गया है। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अन्य प्रमुख जनजातियां जो है ओगे, ठीक है, सोम्पेन, सेंटिलीज व ग्रेट अंडमानीज हैं। ठीक है, तो ये सब ही जो है अंडमान निकोबार के जनजाति, ठीक है, प्रमुख जनजाति पाए जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, और देख लीजिए ओंगे, सोम्पेन, ठीक है, और सेंटिलीज भी आती हैं इसमें, सेंटिलीज व ग्रेट अंडमानीज। ठीक है, तो 3-4 हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, और इसको जो है PVTGS में शामिल कर लिया गया है।
14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये एंडीज है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग जो है 7200, ठीक है, 7200 किलोमीटर लंबाई में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे जो है 7 देशों में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एकाकागुआ जो है 6962 मीटर है। ठीक है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा है, देख लीजिएगा, नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रेयरी जो है, प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका व कनाडा में जो है विस्तृत है। ठीक है, और डाउन्स हुआ पंपाज डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, और वेड्स जो है या फेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये प्रेयरी जो है ये उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका में है, अमेरिका व कनाडा में है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये भी दक्षिणी गोलार्ध, ये भी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो सबन काया जो है ये देख लीजिए, यहाँ पे यह ज्वालामुखी है, ये उद्देश्य से संबंध करना है। तो सबन काया जो है ये पेरू से है, इटली से नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया है। ठीक है, ये पेरू में है, पेरू देश में सबन काया ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, और कोलिमा जो है मैक्सिको, ये सही है। ठीक है, और मेरापी जो है इंडोनेशिया, ये भी सही है। और माउंट ये सामा जो है जापान में है, ये भी सही है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है कौन? पहला। तो सही उत्तर जाएगा प्रश्न के अनुसार आपका ए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पूछा है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/5 भाग शेष रहेगा? तो माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितना है? मान लिया प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है। ठीक है, और अर्ध आयुकाल जो है 5 वर्ष है, दिया ही है, अर्ध आयुकाल 5 वर्ष दिया है, 5 ईयर दिया है। ठीक है, 5 वर्ष बाद पदार्थ की मात्रा जो है कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। ठीक है, 1/2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 वर्ष अर्थात 10 वर्ष बाद 1/4 हो जाएगा, 10 वर्ष बाद 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगले 5 वर्ष बाद तो 1/4 गुणे 1/2 बराबर 1/8 ग्राम। ठीक है, यानी 5 वर्ष बाद 1/2 हो रहा है, 10 वर्ष बाद 1/4 हो रहा है, और 15 वर्ष बाद जो है 1/8 हो रहा है। ठीक है, तो 1/8 शेष कितने वर्ष में रह रहा है? तो 15 वर्ष में रह रहा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष। 18 नंबर प्रश्न पूछा है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है, उन्हें जो है अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों में विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? घटता है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो सरसों जो राई होता है वो आरा मक्खी से कीट से प्रभावित होता है। आप लोग देखेंगे खेतों में बहुत छोटे छोटे कीट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सरसों को प्रभावित करते हैं। इस कीट की सूढ़ियाँ काले स्लेटी रंग के होती हैं, जो पत्तियों को किनारे से अथवा पत्तियों में छेद कर देती हैं, तेज़ी से खाती हैं। ठीक है, तीव्र प्रकोप की दशा में पूरा पौधा जो है पत्ती विहीन हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, उसको जो है आरा मक्खी के नाम से जाना जाता है। 20वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि इस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धान में। ठीक है, नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, धान के फसल में इसका प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। तो किसका छिड़काव किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धान में जो सफ़ेदा रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए जो है हम लोग फेरस सल्फेट का जो है छिड़काव करते हैं।
22 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, तो किन किन तत्वों का मिश्र है उसमें? तो आयरन, क्रोमियम व निकल। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में जो है आयरन, क्रोमियम एवं निकल का उपयोग होता है। और स्टेनलेस स्टील जो है अपने जंग या संरक्षण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो बढ़ती क्रोमियम की मात्रा के साथ ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही तो उत्तर हो जाएगा 8 मिनट, लेकिन सही एक्यूरेट टाइम होता है 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 19 सेकंड नहीं दिया है। ठीक है, 8 मिनट दिया है, तो यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? फुल्टा शब्द 1756 में, तो ये एक टापू का नाम था। ठीक है, फुल्टा एक टापू का नाम था जो कलकत्ता से लगभग 20 मील की दूरी पर था। ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर जो है आक्रमण किया गया, जिसके बाद जो है ब्रिटिश सेना फुल्टा टापू पर शरण लेने को मजबूर हो गई थी। ठीक है, तो ये एक टापू है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए जो है क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? तो ये मेजर कूट की अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने 1758 में पटना में एक दरबार आयोजित किया, जहां राजा राम नारायण को बिहार का गवर्नर घोषित किया गया। ठीक है, बाद में वह विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, जिसे मेजर आयर कूट द्वारा जो है दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वरदास नागर को। ठीक है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए, मतलब अपने जितने भी विजय हुई थी उसको लिपिबद्ध तरीके से लिखने के लिए और औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को चुना। ठीक है, और जिसने फुतुहात ए आलमगीरी की रचना भी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए बी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 के लिए जो है विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था? तो ये किसने किया था? तो अरस्काइन पेरी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सर अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1978 को जो है विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए जो है घातक पग बतलाया। ठीक है, और यशन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात का संज्ञा भी दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद से। ठीक है, और इसमें यम द्वारा जो है नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का महानिदेशक कौन है? तो उस समय जो पेपर में 2012 का था। ठीक है, तो उस समय थे आपके रिजवान अख्तर। ठीक है, रिजवान अख्तर थे उस समय, लेकिन वर्तमान में अगर 2019 का पूछेगा, ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट है 2019 में जिसको मतलब नियुक्त किया गया है वो फैज़, याद रखिएगा, फैज़ हमीद हैं। ठीक है, ISI के महानिदेशक कौन है? फैज़ हमीद है। ये 2019 का लेटेस्ट है डाटा, इसको याद रखिएगा। और उस समय जो है पूछा था तो रिजवान अख्तर थे। 30वां नंबर प्रश्न है, अर्जेंटीना में मार्च 2015 में हुई वायुयान दुर्घटना में मृत 3 ओलंपियन संबंधित थे। तो कौन से 3 ओलंपियन संबंधित थे, कहाँ के? वो फ्रांस से थे। ठीक है, अर्जेंटीना में जो है 15 मार्च को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, उसमें कुल जो है 10 लोग मारे गए थे। ठीक है, और उसमें 3 जो है फ्रांस के वो ओलंपियन भी शामिल थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो 2012 की परीक्षा में आपके पूछा गया था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगले प्रैक्टिस सेट के रूप में हम जो है
और भी पेपर लाएंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।